Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today in this video we will discuss nuclear energy, nuclear power और ऐसी कुछ चीज़ें जो आईआर से रिलेटेड हो सकती हैं जिसमें हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है और बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड हैं। ये आपका आईआर का टॉपिक है। 2023 मई मंथ की मैगजीन है विजन आईएएस की। यहाँ पे हम इन आईआर के टॉपिक्स जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सिर्फ मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बातें करेंगे। आई होप आप में से कई लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया होगा और मेरे साथ आप सितंबर 2023 में मेंस लिखने वाले हैं, तो आप शायद सिलेबस आपने अच्छे से देख लिया है और टॉपिक्स भी आपने ठीक से तैयार कर लिए होंगे जो आपको जितनी ज़रूरत लगती है। और कोई कमी रहती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ें शेयर में भी आपके साथ कर सकता हूँ और आपसे जो चीज़ हो सके वो मेरे साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। आईआर के टॉपिक्स हैं, सिर्फ 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस मेनली बनते हैं आईआर में, ये आपको अच्छे से मालूम है। इस टॉपिक का सिर्फ इतना ही रिलीवेंस है कि इसको सिर्फ हम एज ए वैल्यू एडिशन पॉइंट की तरह हम ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन की चीज़ें क्या रहेंगी वो हमें आगे देखनी, क्योंकि वो जो पॉइंट है हमारे वो और जगह भी काम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। 3 तरह के क्वेश्चंस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको मैं बता दूँ कि जैसे 2022 में क्वेश्चंस पुट हुए थे, 21 में क्वेश्चन पुट हुए थे, तो उनका यदि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मालूम होना तो वहाँ से आप इजीली ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। इट मैटर्स रिलेटेड टू यूपीएससी और उन पे ही इस चीज़ का पूरा वो है कि किस तरह से क्वेश्चन सेट होगा, लेकिन किस फील्ड से आएगा वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था इंडिया श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में आपको अच्छे से मालूम है क्या क्राइसिस वहाँ पे चल रहा था। ठीक है, इसके साथ में आपका बिम्स्टेक जो है उसका सार्क के साथ में कंपैरिजन आया था। ठीक है, तो ये वहाँ से क्वेश्चन बना था। एक I2U2 ये ग्रुप था न्यूज़ में, तो उसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक तो क्वेश्चन बायलेटरल रिलेशंस के ऊपर आता है जिसमें श्रीलंका के ऊपर क्वेश्चन आया। तो आई होप इस ईयर क्वेश्चन जो है या तो इंडिया यूएस के रिलेशंस के साथ में आ जाएगा या फिर इंडिया रशिया के रिलेशंस के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रोबेबल होते हैं, या फिर आपका इंडिया चाइना के ऊपर आ जाएगा। कि चाइना के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2021 में पूछा था, वो यूएस चाइना के रिलेशन थे और उनका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या वो पूछा था। तो ये आपको क्वेश्चन लग सकता है कि 21 वाला ये जो है चाइना के रिलेशन या रशिया या यूएस का, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चाहे रशिया चाइना के रिलेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर हमारा जो बायलेटरल रिलेशन है इन तीनों कंट्रीज से, वो बायलेटरल रिलेशंस वाला जो एक कह सकते हैं डायमेंशन जो आईआर क्वेश्चंस का इसमें बन सकता है। ग्रुपिंग्स की बात करें तो ग्रुपिंग्स पे भी क्वेश्चन आता है। 2022 में ग्रुपिंग्स पे कुछ क्वेश्चन आया था I2U2 का। 21 में जो क्वेश्चन था वो आपका ऑकस के ऊपर था। ठीक है, और ऑकस के साथ में आपका SCO था, जबकि 2022 में I2U2 था और इसके साथ में बिम्स्टेक और सार्क का कंपैरिजन था। 2020 वाला जो पेपर था उसमें क्वेश्चन किसके ऊपर आया था, क्वाड के ऊपर क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके साथ में आपका इंडो पैसिफिक के ऊपर क्वेश्चन आया था, इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो उसमें 2020 में पूछा था कि इंडिया यूएस और इंडिया रशिया की जो डिफेंस डील है, हमारी जो यूएस के साथ में डील है और रशिया के साथ में डिफेंस की जो डील है उसका इंडो पैसिफिक जो स्टेबिलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उस टाइम पे इस तरह से पूछा जा चुका है और 2021 में यूएस चाइना के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फॉर्मेट है, आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इंडिया यूएस, इंडिया रशिया का कंपेरिजन था, यूएस चाइना के हम पे क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर वो पूछा था। तो इस तरह से इस ईयर जो है क्वेश्चन जो है बायलेटरल, तो हमने ये चीज़ें देख ली। ग्रुपिंग्स में आपको अच्छे से मालूम है, ग्रुपिंग्स में G20 के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है या फिर SCO के ऊपर फिर से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि SCO की प्रेसिडेंसी हमने इस बार रखी थी 2022 के लिए और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास ही है। तो 2021 में SCO के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और मोस्ट प्रोबेबली G20 के ऊपर क्वेश्चन इस बार हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को तो मेनली तैयार करके चले। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका के ऊपर जो है 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस बार ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं बन सकता, अफ्रीका के ऊपर नहीं बनना चाहिए। तो आप यदि करना चाहें तो अफ्रीका के ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। बाकी प्रोबेबली क्वेश्चन जो है SCO या G20 के ऊपर यहाँ से बन सकता है, या फिर बनेगा आपका नेटो के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है G20 या नेटो, क्योंकि SCO पहले पूछा जा चुका है और अब कई लोग जो है इसको अच्छे से रट भी चुके हैं। तो ये 3 यहाँ पे है ग्लोबल ग्रुपिंग्स में, नेटो है, G20 है और SCO है, या बायलेटरल रिलेशंस में यूएस के साथ में, रशिया और चाइना के साथ में। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ में इनको प्रिपेयर कर रखा है। आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपके पास उनको डिटेल है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आपका रहा एक थर्ड क्वेश्चन जो है वो पॉलिसी से रिलेटेड होता है, तो कोई एग्रीमेंट है या फिर कोई नई ट्रीटी है। अब जैसे इस बार जो है आपका यूएस के साथ में हम टेक्नोलॉजी डील कर रहे हैं, जो आपका फाइटर जेट इंजन है उसके लिए, तो वो शायद इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में पूछ ले, या फिर एक क्वेश्चन जो है डायस्पोरा के ऊपर
वो इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि डायस्पोरा का क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है। कई बार का मतलब मैं आपको बता दूं उसके ईयर जो है कि डायस्पोरा का क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। उससे पहले डायस्पोरा का जो क्वेश्चन है वो 2017 में पूछा गया था। 2017 से पहले ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार और पूछा जा चुका है, मतलब टोटल 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। तो डायस्पोरा पे एक होलिस्टिक क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है आईआर के लिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं और यहाँ से ज़्यादा आईआर का नहीं जाएगा। बस ये है कि आपको यहाँ पे बेस्ट आंसर आना चाहिए कि ये आपके कमांड एरिया के अंदर चीज़ें होनी चाहिए। अब बात करते हैं टॉपिक पे, तो ये जो न्यूक्लियर टेस्ट वाला जो है इसके 25 ईयर्स हो गए पोखरण टेस्ट के, तो इसको आप देख लें कि 2023 है और ये सिल्वर जुबली इस तरह से इसकी कह सकते हैं। इतना आपको काम का है। एक इसमें दूसरी चीज़ ये देखनी है कि इनके नाम क्या थे, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, यदि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर आएगा, न्यूक्लियर डिटरेंस के ऊपर आएगा, तो हमारी जो पॉलिसी जो है वो क्या है, हमारी डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है, अथॉरिटी क्या क्या है, कौन कौन से ऑपरेशंस थे। तो देख लीजिए, ऑपरेशन शक्ति कहलाया जो सेकंड था और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था वो फर्स्ट था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि ये कब हुआ, 1998 में, ठीक है, ये सिंपल सा आप देख सकते हैं। और ये एक उस टाइम पे भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो 1998 में। और इस टाइम पे ये 25th इसकी जो कह सकते हैं कि टेस्ट को हो चुके हैं। तो शायद क्वेश्चन न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर अलग से डायमेंशन देके, मतलब इन द चेंजिंग ग्लोबल पर्सपेक्टिव या जियो पॉलिटिकल सिनेरियो हमें न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाने की जरूरत है, जैसा भी है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन यदि बने तो सिंपल सा यहाँ से आपको मिल जाएगा। हाँ, हालांकि इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा कि सिर्फ उसमें एक ही डायमेंशन हो। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बॉक्स में भी कुछ चीज़ें दे रखी हैं, तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं नीचे, फिर इसकी बात करेंगे कि इंडिया ने चूज़ क्यों किया एक्सरसाइज करना कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है 1998 में ही लाया जाए, ठीक है। तो उस टाइम भी इसके 4 रीजन यहाँ पे दे रखे हैं कि चाइना जो है न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। सिर्फ आपको मालूम है 5 स्टेट, मतलब 5 कंट्री जो है वर्ल्ड में वो न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट थे, ठीक है। और इंडिया जो है वो इसको एज ए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस मानता था, ठीक है। दूसरा, उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर था कि एनपीटी और आपका जो सीटीबीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और आपका जो कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है, इन पे साइन करने का थोड़ा प्रेशर था। तो उस टाइम पे टेस्ट करना कंपलसरी हो गया इंडिया को। दूसरा, ऐसा भी वहाँ पे उस टाइम पे रिपोर्ट्स थी कि पाकिस्तान जो है वो भी न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर रहा है चाइना की मदद से, ठीक है। तो 1990s के आसपास उस टाइम पे भी ये चीज़ें चल रही थी। और क्योंकि इंसर्जेंसी बढ़ रही थी JNK और पंजाब वगैरह में, तो 4 रीजन आपको काफ़ी होंगे ये बताने के लिए कि न्यूक्लियर ऑप्शन जो है 1998 में, मतलब हमें आज जो इंडिपेंडेंस के लगभग कह सकते हैं कि 50 ईयर्स आसपास हमें हो गए थे, तब जाके हमें टेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पहले भी ये चीज़ कर सकते थे। तो बता सकते हैं आप, चाइना न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। दूसरा, पाकिस्तान भी इस तरह से कुछ कर रहा था, इंसर्जेंसी बढ़ रही थी, और तो इससे क्या है, आपका प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा था। दूसरा, एनपीटी सीटीबीटी पे साइन करने का परेशानी था। और इसके अलावा इंडिया जो है इसको डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर ऑर्डर मानता था, जो सिर्फ P5 नेशन जो है, 5 कंट्री जो है उन्हीं के पास में ऐसी पावर थी। तो ये आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है आपके इंटरव्यू में यदि ये चीज़ पूछी जाती है, या मेंस पे भी यदि एक ऐसा एक पर्सपेक्टिव डाला जाता है। तो बाकी इसमें और जानने की चीज़ें नहीं है। अब एक चीज़ है आपको यहाँ पे, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या होता है। तो डॉक्ट्रिन देखिए, ये क्या होता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन आपकी है एक तरीके से हम किस तरह से हमारे न्यूक्लियर वेपन जो है, ध्यान रखना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं। और उसको पीस और वॉर इसके टाइम पे, मतलब शांति के समय और युद्ध के समय हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको किस तरह से हम एम्प्लॉय करेंगे, इस चीज़ को जो चीज़ डॉक्ट्रिन बताती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो हमारी डॉक्ट्रिन का ड्राफ्ट तो पहले बना, लेकिन इसको याद रखें 2003 को, मतलब टेस्ट हुआ आपका 1998 में, इसके 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी पहली ऑफिशियल आई थी। ये चीज़ है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए अथॉरिटी कौन सी है। तो अथॉरिटी 2 है, पॉलिटिकल काउंसिल होती है और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। पॉलिटिकल काउंसिल का चेयर आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो चेयरमैन है वो आपका NSA होता है। ये 2 चीज़ आपको यहाँ से मालूम हुई। फिर इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, तो देखिए इसके अंदर डिटेल्स में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेन पॉइंट मालूम होना चाहिए। सबसे पहला ये, क्योंकि सबसे छोटा है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, हम नॉन यूज ऑफ नॉन, आपका जो नॉन न्यूक्लियर जो स्टेट है ना, उसके ऊपर यहाँ पे एक अलग से इसका होगा। मैं इसमें देखिए, हाँ ये इसी में यही पॉइंट है, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जिनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके ऊपर हम इसको यूज नहीं करेंगे। दूसरा, इसमें है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, मतलब मिनिमम जितना हो सके उतना ही हम मेंटेन करेंगे न्यूक्लियर कह सकते हैं वेपन्स को, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और दूसरा, मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन, मतलब हमें सिर्फ रिटेलिएट हम न्यूक्लियर पावर के फॉर्म में तभी करेंगे जब हमारा डैमेज जो है वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब हम उनको नहीं कर सकते उतना उसको एक्सेप्ट, तो ही हम जो है न्यूक्लियर रिटेलिएट करेंगे।
इसके बाद में जो है इसके साथ में कंट्रोल, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है उसमें हम कहते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे एक्सपोर्ट पे न्यूक्लियर और मिसाइल से रिलेटेड जो मैटर है, उनकी टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर। इसके अलावा हमारी एक सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के थ्रू न्यूक्लियर अटैक जो है उनको ऑथराइज करती है। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे कि न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाने का इंडिया का कमिटमेंट है। तो ये सब आपका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है इंडिया के उसके पार्ट हुए। नो फर्स्ट यूज, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, मैसिव न्यूक्लियर रिटेलिएशन, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इसके 4-5 वर्ड आपको याद रहेंगे तो इस पर पॉइंट बन सकता है कि डॉक्ट्रिन हमारी क्या है। ठीक है, ये है। इसके अलावा अब यहाँ पे देखिए कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस देखिए वही चाइना का प्रेशर बढ़ रहा है, पाकिस्तान भी जो है अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके और सिग्निफिकेंस क्या क्या हो सकता है। तो ये है कि इम्प्रूव्ड इंटरनेशनल स्टैंडिंग, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि वो आप देख सकते हैं MTCR जो ग्रुप है, वासिनार जो ग्रुप है, अरेंजमेंट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसके मेंबर बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है, इंटरनेशनल आपका जो स्टेटस जो है इंडिया का वो बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बॉर्डर्स के अलोंग सिक्योरिटी सिचुएशन जो बनी रहती है, तो वो यहाँ पे थोड़ी सी पीस जो है वो वहाँ पे मेंटेन हो सकती है। इसी के साथ में आपकी जो मिलिट्री एसिमेट्री है उसको बैलेंस करने में भी हेल्प यहाँ पे मिल सकती है। और क्या इसके सिग्निफिकेंस होगा कि इंडिया जो है फॉरमोस्ट ग्लोबल मिलिट्री पावर्स है उनमें आ जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे इंडिया जो है वो 4th मिलिट्री माइट में जाना जाता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो आपका एयर पावर में वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, ये आपको मालूम है 6780 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी हम जनरेट करते हैं, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए डेटा आप याद रखें। इसके साथ में आपका जो USA के हमारे साथ हमारे जो रिलेशंस जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए 2008 में, तब हम डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर कहलाए। तो ये आपको एक ईयर याद रखना है, एक तो 2003 वाला जिसमें हमने डॉक्ट्रिन यहाँ पे रखी, और एक 2008 वाला जब हमने जो है USA के साथ में हमारी जो सिविल न्यूक्लियर डील हुई, और जिससे हम डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर यहाँ पे कहलाए। इसके साथ में जब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं, न्यूक्लियर पावर होती है, तो हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी जो है वो एक्सप्रेस हो पाती है। तो ये भी आप पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा, इंडिया का जो परसेप्शन है और नेशनल प्राइड है ये भी बढ़ता है। तो कुछ पॉइंट है जैसे परसेप्शन, प्राइड, इसके अलावा डी फैक्टो पावर बनना, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्री साथ में रिलेशंस का, एनर्जी सिक्योरिटी है वो फ्यूचर के लिए बढ़ जाती है, और फॉरमोस्ट मिलिट्री पावर जो है उसमें हम शामिल होते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन बॉर्डर के साथ में, बॉर्डर के पास में अच्छी हो जाती है, और इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है इंडिया की वो इंप्रूव हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके साथ में ही कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। चैलेंजेस है कि पाकिस्तान जो है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर यूज़ कर रहा है। सब कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल भी हैं और थोड़े से एडवांस भी हैं। इस तरह से यूज़ करा तो बहुत इश्यूज आते हैं न्यूक्लियर डोमेन में इंडिया के में। इसके साथ में बॉर्डर के साथ में स्क्रिमेज जो है मतलब परेशानियाँ देखने को मिलती है, चाइना का बॉर्डर हो चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। इसके साथ में हमने कंप्लीट डिसआर्मामेंट जो है उसमें कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की है, ना ही किसी और कंट्री ने की है। एक आपको मालूम होगा न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो शायद 2011 में चालू हुई थी US और रशिया के बीच में डिसआर्मामेंट के लिए न्यूक्लियर वेपन्स का, तो वो अभी स्क्रैप हो गई है, क्योंकि वहाँ से US जो है उसने अपना पार्ट जो है वहाँ से ख़त्म कर दिया है। तो ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी यदि आप याद रखें तो डिसआर्मामेंट के लिए ये इंडिया ने भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रोग्रेस यहाँ पे नहीं हुई है। इसके साथ में जो पाकिस्तान है वो भी काफ़ी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो उनको डेवलप कर रहा है, तो इससे परेशानी है, हमें बढ़ाने का थोड़ा न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने का प्रेशर इंडिया के पास में रहता है। इसके अलावा मिलिट्री इंगेजमेंट जो है यदि हम लिमिटेड करेंगे, इसको लिमिट करेंगे, तो लास्ट में हमें परेशानी देखने को मिल सकती है कि न्यूक्लियर वॉर जैसी कंडीशन हो, क्योंकि हमारे पास में फिर और सोर्स कोई बचेगा नहीं, तो हमें यही चीज़ अपनानी पड़ेगी। इसके साथ में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर जो है इसने ज़्यादा ग्रोथ नहीं किया। आपको मालूम है कि शायद 200% ग्रोथ हुई है सिर्फ न्यूक्लियर पावर में 1998 के आसपास से। तो ये कुछ नहीं है, लगभग शायद 2000 मेगावाट उस टाइम पे जनरेट हो रही थी न्यूक्लियर से, तो आज जाके जो है 6780 मेगावाट ही हो रही है। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से एटॉमिक एनर्जी सेक्टर जो है उसकी ने कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया, तो न्यूक्लियर डोमेन में अभी भी ये चैलेंज बना हुआ है। तो पाकिस्तान का फैक्टर डाल दें आप, साथ में बॉर्डर इश्यूज डाल दें, कोई प्रोग्रेस नहीं है डिसआर्मामेंट में, ये भी डाल सकते हैं, और कुछ नए वेपन डेवलप हो रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के द्वारा, और मिलिट्री इंगेजमेंट यदि हम लिमिटेड करेंगे तो भी इशू देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ये आपको थोड़ा सा चैलेंजेस मालूम होने चाहिए थे। अब यहाँ पे है कि हमें नो फर्स्ट यूज जो हमारी पॉलिसी है उसको NFU बोलते हैं, इसकी नीड क्या है। तो इसके कह सकते हैं कि फेवर में और अगेंस्ट में कुछ यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो एक तो है कि इंडिया की जो NFU पॉलिसी जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, वो क्रिटिसाइज किस लिए हुई है, क्योंकि इंडियन डिसीजन मेकर्स जो है
उनका जो स्ट्रेटजिक स्पेस जो है उसको लिमिट करता है। मतलब वो पहले यूज़ नहीं करेंगे तो सामने वाली कंट्री जब अटैक कर देगी तो उसके बाद में हम अटैक करके क्या कर लेंगे, जबकि हमें लॉस तो हो ही चुका है। तो इस तरह से जो इंडियन डिसीजन मेकर्स हैं उनको स्ट्रेटजिक स्पेस यहाँ पे नहीं मिल पाता है, वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। इसके साथ में काफ़ी सारे अटैक्स नेबरिंग कंट्री से हमें देखने को मिले, जैसे पाकिस्तान का कारगिल का 1999 का देखा गया कन्वेंशनल वॉर था, ठीक है। यदि हम यूज कर सकते थे तो शायद नेबरिंग कंट्री जो है, एडवर्सरी कंट्री जो है, उन पर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि इंडिया यूज कर सकता है। जब उनको मालूम है कि जो फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे तो वो कन्वेंशनल वॉर में आ जाते हैं। तो कारगिल का कंडीशन है ये देखने को मिला, मुंबई अटैक है, ऐसी सारी जो एविडेंसेज हैं ये आपके एविडेंस हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस जो है हमारी वो फेल हो गई। इसके साथ में न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट जो है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है डेवलप कर रहे हैं, तो हमें डेवलप करना हमारे ऊपर एक प्रेशर है, क्योंकि हमें एक डिफेंसिव कैपेबिलिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसी कंडीशन में। इसके साथ में इसको रिवाइज करने के कुछ इसके फेवर में कुछ आर्गुमेंट ये है कि ये जो है प्रीएम्पशन जो है उसको ऑब्विएट करता है। मतलब यदि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं डिसीजन मेकर्स के हाथ में ये चीज़ें नहीं है तो हमें खतरा कम रहता है कि हम पहले यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनके पास में जो है कह सकते हैं कि डिसीजन मेकर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज़ उनको कह सकते हैं कि ज़्यादा उनको कंडीशन ऐसी हो सकती है कि थोड़ा बहुत भी कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी उनके बॉर्डर पे या कोई चीज़ पे, तो वहाँ पे वो ऐसा डिसीजन लेने को मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन से बचाने में ये हेल्प करती है, तो इसको नहीं हटाना चाहिए, ऐसा पॉइंट यहाँ पे है। दूसरा, अवॉइड पिटफॉल है, ये भी ऐसी कंडीशन है कि जो है कोई जैसे हेयर ट्रिगर अलर्ट हुआ, मतलब नॉर्मल सी कंडीशन हुई और हमने वहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन जो है उसको यहाँ से दाग दिया, तो ऐसी कंडीशन को रोकने के लिए ये बेनिफिशियल है। दूसरा, ये जो है कन्वे करती है न्यूक्लियर रिस्ट्रेंट की तरह दुनिया को और हमारे इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं उनको कि इंडिया जो है स्टेबिलिटी इंश्योर करने में भरोसा रखता है, बिलीव रखता है, तो इससे स्टेबिलिटी मेंटेन रह सकती है। इसलिए एनएफयू जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है इसको चालू रहने देना चाहिए। इसके अलावा कन्वेंशनल अटैक जो है और इनकर्जन वगैरह जो हैं वो टैकल किए जा सकते हैं कन्वेंशनल लेवल पे ही, तो हमें न्यूक्लियर वेपन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक किया था 2016 में। इसके अलावा आपका बालाकोट की एयर स्ट्राइक थी 2019 की, तो इस तरह से भी हम चीज़ों को जो है वहाँ पे जवाब दे सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं कन्वेंशनल तरीक़ों से, ठीक है। तो वहाँ पे जो मास डिस्ट्रक्शन जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इतना सारा आपने यह चीज़ें यहाँ पे देखी और यही आपको यहाँ पे मेनली देखना था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। 3 तरह की टेक्नोलॉजी होती है थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस, एक है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में आपको मालूम है स्मॉल पार्टिकल्स हीलियम वगैरह के मिलके हीलियम हाइड्रोजन वगैरह के मिलके हीलियम बनाते हैं, काफ़ी एनर्जी मिलियन डिग्री का टेम्परेचर, मिलियन डिग्री का यहाँ पर पास्कल टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, तो ये फ्यूजन आप समझते हैं, फिजन आप समझते हैं। थर्मो न्यूक्लियर में ये है कि ये 2 स्टेज होती है, यहाँ पे पहले फ्यूजन होता है, फ्यूजन से बूस्ट होता है आपका फिजन, ठीक है। तो इसमें आपका फ्यूजन फिजन जो है दोनों यहाँ पे होता है, तो इसको थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस कहते हैं। ये 3 तरीके हैं। बाकी इसमें आगे आपके जो दे रखा था कि फ्यूजन कौन सी होती है, फ्यूजन कौन सी होती है, तो इसको आप फालतू की चीज़ों के यहाँ पे छोड़ दें, बस मेन चीज़ों पे ध्यान रखें कि चैलेंजेस क्या क्या है। बॉर्डर का चैलेंज, पाकिस्तान का चैलेंज है, इसके अलावा डिसआर्मामेंट में कोई काम नहीं हुआ है, मिलिट्री इंगेजमेंट यदि कम हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास में न्यूक्लियर स्ट्राइक करना ही रह जाएगा। इसके अलावा हमारा जो एटॉमिक एनर्जी सेक्टर जो उसमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला है, तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस अभी तक बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कंक्लूजन की बात कर लें कि फर्स्ट लेवल पे इंडिया को जरूरत क्या है, इंडिया को जरूरत है कि इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट जो है उनको इंटेलिजेंटली एक सफिशेंट हम जो है रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी डेवलप करें, तो वहाँ से हम एक क्रेडिबल डिटरेंस का सिग्नल दे सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ को कि हाँ हमारे पास में एक विश्वसनीय भरोसे लायक कोई डिटरेंस है, जिससे हम हमारी जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जो उसको मेंटेन कर सकते हैं इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट से। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि हमें लॉन्ग टर्म इनोवेटिव डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ताकि ग्लोबल इन्वायरमेंट जो है उसको एक इस तरह से कंड्यूसिव बना दें कि पीस और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है ऐसी चीज़ों पे वर्क किया जा सके, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है पीस और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट के लिए वो वहाँ पे क्रिएट की जा सके, तो ये चीज़ आप यहाँ से कंक्लूजन में लिख सकते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, इमीडिएट सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में और दूसरा पीस और यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट मेंटेन करने के बारे में। 2 चीज़ आपको यहाँ से मालूम होनी चाहिए। इतना आपका टॉपिक था, इसमें और ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली बात नहीं थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली। पॉलिसी का डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिटिकल काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। इसके अलावा स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पहले था और दूसरा ऑपरेशन शक्ति था। 25 ईयर हुए हैं आपके, ठीक है। तो 25 ईयर दोनों टेस्ट को हुए हैं, तो इसमें कोई आपको ईयर याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है।
सिल्वर जुबली है 1998 में हुआ था। इसके अलावा न्यूक्लियर ऑप्शन ही क्यों था, चाइना वाला आप लिख सकते हैं। पाकिस्तान से कुछ रिपोर्ट आ रही थी कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह वहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, एनपीटी सीटीबीटी पे साइन करने का प्रेशर था। और लास्ट में आपका न्यूक्लियर ऑर्डर जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी इंडिया मानता था कि सिर्फ 5 के पास में न्यूक्लियर पावर है, बाकी के पास में नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यहाँ से पॉइंट जो है उनको सिर्फ आप एज ए वैल्यू एडिशन पॉइंट रखें, अलग से इसको तैयार करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक डेटा आपका 6780 मेगावाट वाला एनर्जी का, एक 2003 में हम पॉलिसी लेके आए। 2008 में हमारा एक न्यूक्लियर सिविल आपका जो न्यूक्लियर डील जो थी यूएस के साथ में हुई और हम डिफैक्टो न्यूक्लियर स्टेट बने। ये 2 ईयर आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। 1998 का टेस्ट जो है ये तो आपको अच्छे से मालूम है, जब 25 ईयर इसके हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई नई इसका जो सेकंड टॉपिक जो है उसको लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।